नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लगातार बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर का जो ऑफलाइन क्लास का नोट्स है, ऑफलाइन क्लास का टेस्ट है, उन सारे नोट्स टेस्ट के प्रश्नों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस, देख लीजिए यहाँ पर बिहार पुलिस क्लास टेस्ट जो आज आपका हुआ है 100 प्रश्न का, हम लोग सारे 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री का भी प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, ज्योग्राफी का भी प्रश्न रहेगा, ठीक है, बायोलॉजी का भी प्रश्न रहेगा, और देखिए फिजिक्स का भी प्रश्न रहेगा, और पॉलिटी तो खत्म पूरा हो गया है, पूरा इससे रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री भी अब आपका अंतिम चरण में है, ठीक है, ज्योग्राफी भी अंतिम चरण में है, बायोलॉजी भी अंतिम चरण में है, ठीक है, और फिजिक्स भी अंतिम चरण में है। सर बोले हैं मैराथन के माध्यम से केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के प्रश्न को और करेंट अफेयर के प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। और देखिए मैथ आपका चल ही रहा है ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आज ऑफलाइन क्लास में टेस्ट हुआ है सारे 100 के 100 प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखेंगे। और देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो जाए, तो यह टेस्ट सीरीज के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सभी लोग अपना कुछ समय निकाल करके इस सेशन के साथ शुरू से अंत तक जुड़िए और सारे प्रश्नों को आप लोग याद करने पर जोर दीजिए। अब आपके पास 15 से 16 दिन का ही समय बचा है। मैं बार बार बोलता हूं कि आपका रिवीजन ही आपको सफल बनाएगा, ठीक है, आपका रिवीजन ही आपको सफल बनाएगा। तो जितना हम करा रहे हैं सर के नोट्स से आप लोग रिवीजन करने पर फोकस कीजिए, और जो आप जहां भी कहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं, क्लास नोट्स है, खुद से पढ़ रहे हैं, आपके पास प्रैक्टिस बुक है, आपका सिलेबस जो भी पढ़ रही हैं उसको बार बार रिवीजन पे फोकस कीजिए। आपका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा बिहार पुलिस में, ठीक है। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा समय तो व्यर्थ न करेंगे और न हम आपका समय लेंगे, अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के नोट से हमको तैयारी करना है और क्लास के टेस्ट के जो भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न को सॉल्व करना है, तो देखिए मैं इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉल्व कराता हूं, ठीक है। के सामने है प्रश्न को आप सभी लोग पढ़ लीजिए, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में क्या है, यहाँ पर गलत पूछा गया है, इसलिए आप लोग ऑप्शन को भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहला कथन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए ध्यान दीजिए, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यह कथन बिल्कुल क्या है, सही है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा कथन है आपका, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया। यह भी कथन क्या है आपका, सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बी भी सही है। सी कथन को आप लोग पढ़ लीजिए, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिला। देखिए यह भी कथन सही है, ठीक है, यानी कि इस अधिनियम के तहत ही गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिल गया। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। देखिए ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो गलत पूछा है तो आप लोग अब समझ सकते हैं कि आपका सही जवाब ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है। देखिए डी में कहा गया है, इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया। देखिए इस विधान परिषद का जो आपको जोड़ने का शब्द आप लोग देख रहे हैं, यानी कि इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया। तो यह जो जोड़ने का काम किया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा 1853, आप लोग ध्यान रखिएगा 1853 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम आया था
इसके तहत ही यानी कि 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, जिन्हें क्या कहा गया, विधान परिषद कहा गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर है। देखिए प्रश्न को पढ़िए पहले ध्यान से, उसके बाद आप सभी लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों के संबंध में कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है, आप लोग ऑप्शन को अब पढ़िए। ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि की संख्या 292 था, बिल्कुल सही है। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि की संख्या 4 था। देखिए चीफ कमिश्नरी की संख्या कितना था, 4 था, ध्यान रखिएगा, यह भी सही है। कौन कौन था, तो ध्यान रखिएगा A B C D, ठीक है। ए से अजमेर आप लोग ध्यान रखिएगा, बी से बलूचिस्तान ध्यान रखिएगा, सी से कुर्ग ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी से कौन था, दिल्ली था, यानी कि दिल्ली था, ठीक है। तो यह 4 चीफ कमिश्नरी था, यह भी कथन आपका क्या है, सही है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी में है देशी रियासतों के प्रतिनिधि की संख्या 93 थी, यह भी सही है। यानी कि तीनों कथन क्या है आपका सही है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग, आपके प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है मिलान करें। और देखिए सर जो भी प्रश्न सेट करते हैं ना, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। और देखिए यहाँ पर जो पाँचों के पाँचों पॉइंट सेट किया गया है ना क्वेश्चन के माध्यम से, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते होंगे ना, तो उसमें मिल जाएगा, प्रश्न पूछा भी गया है कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब मिला, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था, और पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना कब हुआ। ये पाँचों के पाँचों पॉइंट जो है ना आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपसे सभी को मिला करके प्रश्न पूछ लिया गया है और आपको कूट के माध्यम से आंसर बताना है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा और प्रश्न को ऊपर करते हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। चलिए अब आप लोग प्रश्न को पढ़िए और मिलान कीजिए। देखिए राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का बात किया जाए, हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर यानी कि ए, ठीक है, बी सी डी और ई, 5 ऑप्शन दिया गया है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का बात किया जाए ना, तो ध्यान रखिएगा यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। मई 1949 में मिला था। कब मिला था, मई 1949 में, यानी कि ए का आपका सही जवाब क्या होगा, 2 आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो ध्यान रखिएगा यानी कि 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। वहीं अगर सी को देखिएगा तो राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950, यानी कि सी का आपका क्या हो जाएगा, एक आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था, संविधान सभा का अंतिम बैठक पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि 24 जनवरी 1950, यानी कि आपका डी का कितना हो जाएगा, तो 4 ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर ई है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा यानी कि 26 जुलाई 1947, यानी कि आपका ई का कितना हो जाएगा, ई का आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यह डी का 5 होगा, ठीक है, डी का 5 हो जाएगा और ई का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग कूट के माध्यम से आंसर को चुनिए। ए का 2, तो ए का 2, ठीक है, बी का 3, बी का 3 और सी का 1, ठीक है, और डी का आपका 5, और देखिए यहाँ पर लास्ट में जो ई का 4 दिया गया। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए मैं जो पीडीएफ दूंगा ना, उस पीडीएफ के सहारे आप लोग जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, और आप लोग प्रश्न को पढ़िए। देखिए प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है। देखिए यहाँ पर गलत पूछा गया है, एक तरफ विभाग दिया गया है, एक तरफ मंत्री का नाम दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम थे, सही है, ठीक है। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, यह भी सही है। रेलवे मंत्री जॉन मथाई थे, यह भी सही है। विधि मंत्री आपका योगेंद्र नाथ मंडल नहीं थे। विधि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर साहब थे कौन, विधि मंत्री, ठीक है।
तो नहीं पूछा गया है। आपके प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। देखिए प्रश्न को आप सभी लोग देख लीजिए। पूछा गया है 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है और चारों ऑप्शन में 4 कथन दिया गया है। आप लोग आसानी से प्रश्न के जो भी कथन दिए गए हैं उसको पढ़िए। देखिए अगर ऑप्शन ए वाले कथन को आप लोग पढ़िएगा तो इसमें बताया गया है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और देखिए मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। यह बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में कितना है? 22 है। आपका कथन ए क्या है? सही है। बी वाला कथन को पढ़िए। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। यह भी कथन आपका सही है। ए भी सही है, बी भी सही है। ठीक है, वही सी वाले कथन को आप लोग पढ़िएगा तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। यह भी सही है। देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन कौन से भाषा जोड़ा गया था, इसे याद रखने का बहुत आसान ट्रिक मैं आप सभी को बताता हूँ। नमक आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग नमक ध्यान रखते हैं तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो भी भाषा जोड़ा गया आप लोग आसानी से बता सकते हैं। न से नेपाली हो जाएगा, ठीक है, म से मणिपुरी और क से क्या हो जाएगा? कोंकणी। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। तो डी क्या होगा? खुद समझ जाइए कि गलत होगा। तो देखिए डी वाले ऑप्शन को आप लोग पढ़िएगा, यानी कि कथन को पढ़िएगा। तो मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 91वां संविधान संशोधन नहीं, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। यही देखिए गलत है, गलत ही आपसे पूछा गया है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर आपका। देखिए प्रश्न को पढ़ लीजिए। किसका मिलान गलत है? देखिए गलत मिलान बताना है, कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी है संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से। यह भी सही है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। यह भी सही है। वही बात किया जाए ऑप्शन डी का, तो संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं, कनाडा। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कनाडा आप लोग ध्यान रखिएगा। गलत पूछा गया है। आपके प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? 7 नंबर। किसका मिलान गलत है? देखिए किसका मिलान गलत है, पुनः आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, गोवा का स्थापना वर्ष 1987 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही बात किया जाए त्रिपुरा का स्थापना वर्ष, तो ध्यान रखिएगा 1972 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेघालय का स्थापना वर्ष ध्यान रखिएगा 1971 में नहीं, 1970, 1 अप्रैल 1970 को मेघालय का स्थापना वर्ष हुआ था, यानी कि स्थापना किया गया था। ठीक है, वही नागालैंड का बात किया जाए तो 1963 बिल्कुल सही है, यानी कि देख लीजिए ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। ठीक है, तो गलत पूछा है तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, मेघालय हो जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न है आपका, देख लीजिए मिलान करने के लिए दिया गया है और देखिए एक तरफ आपका मौलिक अधिकार दिया गया है और उससे संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, आप सभी को बताना है कि आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा समानता का अधिकार जो है, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ए का आपका कितना हो जाएगा? 5 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक, यानी कि आपका बी का कितना हो जाएगा? तो बी का 1 हो जाएगा। तो ए का 5 और बी का 1 ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। देखिए ऑप्शन सी को देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आप लोग ध्यान रखिएगा 23 से लेकर 24, अनुच्छेद 23 से लेकर 24, यानी कि सी का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सी का 2, देखिए डी में भी दिया गया है ए का 5, बी का 1 और सी का 2, यहाँ तक दोनों सेम है। आगे बढ़िए आप लोग। ऑप्शन डी को देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता आपका हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 29 से लेकर के 30 तक आप लोग ध्यान रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता 29 से लेकर के 30 तक आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि डी का आपका क्या हो जाएगा? तो डी का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, डी का आपका क्या हो जाएगा? 4 आप लोग ध्यान रखिएगा। वही अगर मैं बात करूं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 25 से लेकर के कहाँ तक है? यानी कि
28 तक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ई का कितना हो जाएगा 3, तो ई का 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि ए का 5, बी का 1, सी का 2, डी का 4 और ई का 3। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न है, किस रिट के द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। यानी कि देखिए आप लोगों को पता होगा कि रीट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या पूछा है, यानी कि कौन से रीट का बात किया गया है, आप सभी को बताना है। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका उत्प्रेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है, यानी कि आपका उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत करता है। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं, यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत करता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 10 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है किस सिद्धांत पर आधारित है, आप सभी को बताना है। तो देखिए अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है। ठीक है, और देखिए सिद्धांत पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, गांधीवादी सिद्धांत। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा, किसने कहा था, इस कथन को आप सभी को बताना है। देखिए यह जो कथन हो जाएगा आप लोग ध्यान रखिएगा, 11 नंबर प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा केटी शाह का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित करना है, ध्यान रखिएगा। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल यानी कि 1979 से लेकर के 80 तक था। ठीक है, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 3, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा का बात किया जाए, एच.डी. देवगौड़ा का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा इनका जो कार्यकाल था 1996 से लेकर के 97 तक था, यानी कि बी का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यहीं अगर बात करें ऑप्शन सी का, इंद्रजीत मतलब इंद्र कुमार गुजराल का अगर मैं बात करूं तो इनका जो कार्यकाल हो जाएगा 1997 से 98 तक, यानी कि सी का 5 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना ही ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, ए का 3, बी का 4 और सी का 5, यहीं पे देख लीजिए। अगर डी चंद्रशेखर का कार्यकाल पूछा जाए तो 1989 से 1990 आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि डी का 1 हो जाएगा और ई का आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल 1990 से 91 आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए ए का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 1 और ई का 2। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न क्या है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए मानवाधिकार आयोग की स्थापना ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1993 में हुआ था। ठीक है, 1993 आप सभी लोग ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 14 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत, तो ध्यान रखिएगा 102वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी कि 102वां संविधान संशोधन के तहत यह पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्थान नहीं है। देखिए पंचायती राज भारत के किस राज्य में नहीं है, इस बात को आपको बताना है। और देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में नहीं है, बाकी केरल, त्रिपुरा, असम, ये सभी राज्यों में पंचायती राज है। ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 16 नंबर, राज्य के विधान परिषद के सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, कितना चुना जाता है आप सभी को बताना है। देखिए विधान परिषद का जो सीट है बिहार में कुल कितना है, ध्यान रखिएगा 75 सीट है। कितना है, 75 सीट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और विधानसभा के द्वारा कितने सेलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1/3 आप लोग ध्यान रखिएगा, 1/3 सदस्य यानी कि विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं विधान परिषद के लिए। ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित प्रश्न पर कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं है मतलब गलत है, क्या है, गलत है। चलिए आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़िए। पहले ऑप्शन ए में है भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है।
भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, कम से कम किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यह भी सही है, यानी कि ए भी सही है आपका, बी भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। इन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है, राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है, यानी कि जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनके पद की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, यह भी बात क्या है आपका, सही है। ठीक है, चलिए सी भी सही है। ध्यान रखिए डी को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने का अधिकतम उम्र 65 वर्ष नहीं होता है, 62 वर्ष होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गलत पूछा गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 65 वर्ष जो होता है सुप्रीम कोर्ट के होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक होता है, किसका होता है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए आप सभी लोग। 19 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, आप सभी को बताना है। देखिए लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ये दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, बाकी विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, विधानसभा के सभी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कुट देखिएगा तो 19 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है, देखिए आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़िए और असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए स्थगन प्रस्ताव केवल विपक्षी दल के नेता ला सकते हैं, यही कथन क्या है, गलत है। ठीक है, यही कथन क्या है, गलत है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए बी वाला कथन को आप लोग देख लीजिए, यदि कोई संसद सदस्य 60 दिनों तक लगातार सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है। सी वाले ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था 1976 से लागू की गई है, सी भी आपका सही है। डी को देखिए, अध्यक्ष संसद सदस्य को अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने का आज्ञा अनुच्छेद 120 के तहत देता है, यह भी सही है। देखिए बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि असत्य पूछा है, गलत पूछा है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, देखिए मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि देखिए जितना भी सिलेबस है ना सब खत्म हो चुका है। ठीक है, और क्लास में जो पढ़ा दिया गया है, पढ़ाए हुए चीज़ को ही, पढ़ाए हुए क्वेश्चन को ही सर टेस्ट के माध्यम से जानने का प्रयास किए हैं कि आप लोग कितना रिवीजन किए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कि 100 प्रश्न में आपका कितना स्कोर हो पा रहा है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोशिका का अचल संपत्ति प्रोटीन को कहा जाता है, आपके प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, ग्रेनम पाया जाता है, ग्रेनम किसमें पाया जाता है, ध्यान रखिएगा ग्रेनम पाया जाता है। 22 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है, केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है, आप सभी को बताना है। देखिए केंद्रक के विभाजन को जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा साइटोकिनेसिस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित नहीं पूछा गया है, देखिएगा कोशिका का पावर हाउस आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। ठीक है, सबसे बड़ा अंगक लौक हो जाएगा, पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, यह भी सही है। प्लेड कर का संबंध देखिए एस्पिरोसोम से नहीं होगा, राइबोसोम से होगा, राइबोसोम से हो जाएगा। गलत कथन पूछा है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, ऑर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है,
किस में पाया जाता है आप सभी को बताना है। देखिए 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मूलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मूल। आप लोग ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, मृदु ऊतक का प्रमुख कार्य बताना है। मृदु ऊतक का प्रमुख कार्य आप सभी को बताना है। तो मृदु ऊतक का प्रमुख कार्य हो जाएगा आपका भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, चालनीय नलिका तथा सहकोशिका पाई जाती है। किसमें पाई जाती है आप सभी को बताना है। तो देखिए यह जो पाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम के भाग है या फ्लोएम ऊतक के भाग है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है। किसमें हिस्टामिन प्रोटीन भाग लेता है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, आप सभी को बताना है। तो देखिए हिस्टामिन प्रोटीन के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है कौन, हिस्टामिन प्रोटीन। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है आप सभी को बताना है। देखिए सही नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। वायरस में श्वसन की क्रिया नहीं होती है, इसमें होती दिया है लेकिन होता नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। गलत पूछा गया है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, एड्स का कारण आपको बताना है। एड्स का कारण बताना है तो ध्यान रखिएगा एड्स का कारण हो जाएगा T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। ठीक है। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी आपके प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, देखिए प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। सही नहीं मतलब गलत कथन कौन है। ठीक है। देखिए रूबियोला वायरस से खसरा होता है, बिल्कुल सही है। बेरियोला वायरस से चेचक होता है, यह भी सही है। ठीक है। बेरिसेला वायरस से छोटी माता होता है, यह भी सही है। यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। गलत पूछा है, देखिए मिक्सो वायरस से प्लेग नहीं होता है। प्लेग वायरस जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। और कौन सा जीवाणु प्लेग रोग का कारण बनता है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। उस जीवाणु का नाम हो जाएगा यर्सिनिया पेप्टिस। ठीक है। यर्सिनिया पेप्टिस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। गलत पूछा है, ऑप्शन डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 32 नंबर, यूग्लिना का प्रचलन अंग बताना है। तो यूग्लिना का प्रचलन अंग हो जाएगा फ्लैजिला। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, एलर्जी के दौरान बनने वाला प्रतिरक्षीय है, कौन सा है आप सभी को बताना है। तो देखिए एलर्जी के द्वारा जो प्रतिरक्षीय बनता है, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर देख लीजिए एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्रतिरक्षीय का मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडी कौन बनता है, तो IgE बनता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर बताना है, क्या होगा। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है, देख लीजिए, शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। ठीक है। शैवाल क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। उसके बाद देखिए आप सभी लोग, शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। देखिए शैवाल जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय नहीं होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 ऑप्शन क्या है, यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा कथन क्या है, सही है, बाकी कथन क्या है आपका गलत है। आपके प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शैवाल क्या है, बहुकोशिकीय है। ठीक है। शैवाल मान लीजिए एक प्रकार का पौधा ही है। ठीक है। पौधा ही आप लोग समझ जाइए। ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है। जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है। जाइलम का काम है जल का परिवहन, फ्लोएम का काम है भोजन का परिवहन करना। ठीक है। देखिए 35 नंबर प्रश्न को आप सभी लोग पढ़िए, उसके बाद आप लोग सही जवाब बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा टेरिडोफाइटा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, कपास किस कुल से संबंधित है। तो कपास जो हो जाएगा मालवेसी कुल, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है।
यानी कि मालवेसी कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 37 नंबर प्रश्न है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? देखिए व्हेल के हृदय में भी 4 चैम्बर होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 38 नंबर, निम्न में कौन एक मछली वर्ग नहीं है? कौन सा एक मछली वर्ग नहीं है, आप सभी को बताना है। देखिए मछली वर्ग नहीं पूछा गया है, तो 38 के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को स्टार फिश मछली नहीं है, बाकी सॉल फिश, पाइप फिश और गिटार फिश ये क्या है? मछली वर्ग है। स्टार फिश मछली वर्ग नहीं है, किस वर्ग में है? तो ध्यान रखिएगा स्टार फिश समुद्री अकशेरुकीय जीव है। ठीक है, समुद्री अकशेरुकीय जीव है कौन? स्टार फिश मछली नहीं है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए। शीत निद्रा, ठीक है, शब्द की परिभाषा क्या है? यानी कि हाइबरनेशन के बारे में आपको पूछा गया है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही परिभाषा हो जाएगा, कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापच गतिविधि की स्थिति क्या कहलाता है? हाइपरनेशन यानी कि शीत निद्रा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवचूरण करता है? किस गैस का अवचूरण करता है? यह प्रश्न आपके बिहार दरोगा बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। और ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जबकि उत्पाद के रूप में कौन सा गैस प्रदान होता है? तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायता होता है? कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायता होता है, आप सभी को बताना है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल ध्यान रखिएगा, कैरोटीनॉइड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, यह चारों सहायक होता है प्रकाश संश्लेषण में। उपयुक्त कूट के माध्यम से सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न है, पाचन क्रिया के उपरांत क्या होता है, आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा पाचन क्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज तथा लैक्टोज नामक सरल शर्करा में बदल जाता है, बिल्कुल सही है। बी है वसा वाषीय अम्ल तथा ग्लासरॉल में परिवर्तित हो जाता है, यह भी सही है। सी है प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यह भी सही है। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ए भी, बी भी और सी भी कथन। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न है, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? काफ़ी इजी प्रश्न है और अधिकतर लोग इस प्रश्न को गलत जवाब बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग सावधानी पूर्वक हर एक प्रश्न का जवाब बताइएगा। देखिए अमाशय में पेप्सिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 44 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य है। यानी कि बासमती चावल के दाने में किसका अधिकता होता है, आप सभी से यही प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए बासमती चावल का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि एमाइलोज की अधिकता होता है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। और 46 नंबर प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। यही 40 नंबर प्रश्न है, पढ़िए प्रश्न को, हृदय खांच पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, बाएं फेफड़ा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए मैं डिस्कशन इसलिए बहुत कम बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ पढ़ा दिया गया। ठीक है, और देखिए आपका भी एक रिवीजन है ना, रिवीजन हो जाए कि आपका कितना तैयारी अभी तक हो पाया है ज्योग्राफी में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में। ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका तैयारी किस लेवल तक अभी हो पाया है। और आपका एग्जाम भी जो बिहार पुलिस का है ना काफ़ी नज़दीक है, यानी कि आपके सर पर अब बैठने वाला है एग्जाम आकर के, ध्यान रखिएगा। इसलिए मेहनत में जुट जाइए, रिवीजन में जुट जाइए, जो मैं करा रहा हूँ उसको रिवीजन कीजिए और उस क्लास को अटेंड कीजिए, आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न है, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? टिड्डा तथा तिलचट्टा पूछा गया है आपसे,
ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ट्रेकिया से होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 49 नंबर प्रश्न है, त्रिदली कंपार्ट पाया जाता है जो है, देखिए किस अलिंद या किस निलय में पाया जाता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए 49 नंबर प्रश्न को अगर आप लोग पढ़िएगा तो दायां अलिंद तथा निलय के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, त्रिदली कपाट, ठीक है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। 50 नंबर प्रश्न है, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित रहता है, किस भाग में अवस्थित होता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा आपका बोमेन्स कैप्सूल में होता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 51 से आपका फिजिक्स का प्रश्न शुरू होगा और कितना आपका फिजिक्स में पकड़ है पता आपको लगेगा, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक बताना है। देखिए एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, क्या होता है यंग प्रत्यास्थता का, आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लोग भी बता रहे हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका बिल्कुल सही जवाब है। 51 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, आप सभी को बताना है। देखिए ल्यूमेन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, ल्यूमेन आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर आपसे पूछ ले ज्योति तीव्रता का, तो ध्यान रखिएगा ल्यूमेन प्रति एस्टेरेडियन होता है, ठीक है। केवल ल्यूमेन किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का होता है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। 53 नंबर, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि न्यूटन के गति के किस नियम पर रॉकेट का सिद्धांत आधारित है, आप सभी को बताना है। तो रॉकेट देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपको न्यूटन के गति के नियम पर आपको अपना आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए 53 के लिए सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम के तहत, यानी कि न्यूटन के तृतीय गति के नियम के तहत कौन सा कार्य करता है, रॉकेट कार्य करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। यहीं से आपसे पूछा जाता है कि किस नियम को, यानी कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, प्रथम नियम को कहा जाता है, ठीक है। पूछ लिया जाए बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से प्राप्त होता है। यहीं पे बल के व्यंजक पूछा जाए, यदि कि F बराबर ma आपसे पूछ लिया जाए, तो यह ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से प्राप्त होता है। लेकिन रॉकेट पूछा गया है, ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, यानी कि आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय नियम, ठीक है। चलिए प्रश्न है 54 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, व्युत्पन्न परिमाण नहीं है आपसे पूछा है। ध्यान रखिएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है। बाकी घनत्व, आयतन और चाल क्या है, तो ध्यान रखिएगा व्युत्पन्न परिमाण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 54 के लिए ध्यान रखिएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 55 नंबर, और यह बिहार पुलिस मद्य निषेध दारोगा के एग्जाम में पूछा गया था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान बताना है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब प्रति क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, कब अधिक मालूम पड़ता है अपना भार, आपको बताना है। देखिए जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ठीक है, तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार क्या होगा, अधिक मालूम पड़ता है, ठीक है, यानी कि लिफ्ट ऊपर जाएगा त्वरित गति से, तो ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 57 नंबर प्रश्न है, लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था बनेगी। सही व्यवस्था कौन सा बनेगा, आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा सही व्यवस्था बनेगा लोटनिक, उसके बाद सर्पी, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्थैतिक, ठीक है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, यदि अभिलंब बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक कितना हो जाएगा। अभिलंब बल जब दोगुना होता है तो ध्यान रखिएगा दोगुना के साथ साथ, ठीक है, दोगुना के साथ साथ, यानी कि जो आपका
घर्षण गुणांक होगा समान रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? समान। ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। 59 नंबर प्रश्न है, प्रक्षेप्य पथ का आकार होता है। प्रक्षेप्य पथ का आकार कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को परवलयकार होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है परवलयकार, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, क्षैतिजता कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसमें बम तब गिराया जाना चाहिए। देखिए कारण बताना है आपको कि कब गिराया जाता है। प्रश्न को एक बार आप खुद से पढ़िए, तो थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके यानी कि इस प्रश्न को पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए जब इस प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब निकल करके आएगा, यानी कि लक्ष्य के पीछे से। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, भारत के कितने राज्य यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 4 राज्य। ठीक है, 4 राज्य और संघ राज्य आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 61 के लिए ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर, क्षेत्रफल के दृष्टि में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आप लोग ध्यान रखिएगा। यह 3 बड़े राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 63 नंबर, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा कौन है? तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली दर्रा बर्निहाल दर्रा आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, एक मिनट आप लोग ध्यान, ठीक है, बर्निहाल दर्रा आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है 64 नंबर आप सभी का, देखिए नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ियों पर विचार कीजिए और देखिए यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर इसे क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्रम के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा अगर पश्चिम से पूर्व आपसे पूछा गया है तो पहला नंबर पर क्या आएगा? डफला आएगा, यानी कि जो 3 नंबर इसमें दिया गया है यह क्या प्रथम नंबर पर आएगा, यानी कि पहाड़ी। डफला आएगा प्रथम नंबर पर। तो देखिए 3 से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी शुरू हुआ है। ठीक है, आगे देखिए डफला के बाद कौन आता है? तो मिरी आता है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो देखिए 2 होगा। ठीक है, उसके बाद मिरी के बाद क्या आता है? तो ध्यान रखिएगा मिरी के बाद अबोर आता है। कौन आता है? अबोर, ऑप्शन 4, यानी कि 3 2 4। ठीक है, अबोर के बाद मिसमी आता है, देखिए 1 इसमें दिया गया है और लास्ट में आ जाएगा पटकाई बूम 5। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। 65 नंबर प्रश्न है, बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? किस राज्य में नहीं है आप सभी को बताना है। देखिए जब नहीं पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा 65 के लिए सही जवाब त्रिपुरा में नहीं है, बाकी नागालैंड, असम और मणिपुर में बरेल श्रेणी का विस्तार है। त्रिपुरा में नहीं है, आपके प्रश्न का सही जवाब त्रिपुरा होगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से गलत उत्तर का चयन कीजिए। गलत उत्तर का चयन करना है। ठीक है, चलिए आप लोग कथन को पढ़िए। कथन 1 में क्या दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा कथन 1 में आपका दिया गया है, यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ तथा हेमकुंड साहिब मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है और यह उत्तराखंड में है। बिल्कुल आपका सही है, कथन 1 आपका सही है। दूसरा कथन है, शिवालिक के निचले भाग को तराई भाग कहते हैं, यह भी सही है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है, यह भी सही है। यानी कि देखिए आपका 3 भी सही है, 2 भी सही है, 1 भी सही है। गलत कौन है? देखिए डी, जब गलत पूछा है तो डी होगा। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुमेंद्रुमुख नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कलसुबाई सर्वोच्च शिखर हो जाएगा उत्तरी सह्याद्री का, कुंद्रेमुख नहीं होगा। ठीक है, गलत पूछा है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा कथन क्या है आपका? गलत है। ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 67 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है आप सभी को बताना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं, कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर सही है, जोंग या गरसोबा सरस्वती नदी पर ये भी सही है। चुलिया जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर नहीं है, चंबल नदी पे है। किस नदी पे है? चंबल नदी, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, धुआंधार नर्मदा नदी, देखिए नहीं पूछा गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 68 नंबर, निम्नलिखित में किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है? वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है? आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि सही जवाब क्या होगा।
तो ध्यान रखिएगा 68 के लिए जो आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा वेम्बनाड झील, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। 69 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाइए। घटते क्रम में सजाना है तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर गोदावरी की लंबाई क्या है, तो देखिए 1465 किलोमीटर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कृष्णा नदी की लंबाई का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी का लंबाई कितना है, 1400 किलोमीटर। आपको लंबाई में थोड़ा सा अंतर दिख जाएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग याद रखिएगा और एग्जाम में भी प्रश्न आएगा यही आप लोग लगाइएगा जो भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। वही नर्मदा नदी की लंबाई को लेकर के मैं बात करूं तो 1300 कितना है, 12 किलोमीटर है, ठीक है, 1312 किलोमीटर। यहीं पे महानदी का मैं बात करूं तो महानदी का लंबाई आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 900 किलोमीटर, ठीक है, 900 किलोमीटर आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए घटते क्रम में पूछा गया है तो सबसे अधिक लंबाई वाला नदी पहले होगा, तो सबसे अधिक गोदावरी का है, तो गोदावरी 1, कृष्णा का 1400 है तो 1400 किलोमीटर हो जाएगा, तीसरा का है, उसके बाद नर्मदा नदी और लास्ट में क्या आएगा, तो महानदी का लंबाई सबसे कम है, देख लीजिए, यानी कि आपका 900 किलोमीटर, ठीक है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी नदी एक्सूरी नहीं बनाती है, यानी कि डेल्टा का निर्माण करती है। तो ध्यान रखिएगा महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, बाकी ताप्ती, नर्मदा और मांडवी एक्सूरी का निर्माण करती है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, किस कारण से होता है आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ से होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए 72 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। चलिए बताइए, काफ़ी इजी प्रश्न है, ज्योग्राफी से है और इस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम बिहार पुलिस में पूछा जाता है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, नवंबर से दिसंबर। और देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न के लिए सही जवाब पता है, गूगल पर सर्च करेंगे और किसी फेक वेबसाइट पर जाएंगे और उनको दिख जाएगा सितंबर से अक्टूबर, तो वे कमेंट करेंगे कि आंसर आप गलत बताएं, लेकिन गलत नहीं बताएं भाई। जो भी आंसर आपको बताते हैं सटीक आंसर बताते हैं। हो सकता है कभी कभी सेट में 1 से 2 प्रश्न गलत आपको मिल जाए, तो आप लोग कमेंट करते हैं, खुशी होता है, उसका मैं आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बता देता हूँ, ठीक है। और देखिए जो तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं, अगर आपको गूगल करना हो ना तो विकिपीडिया पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सितंबर से दिसंबर दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन सामान्य पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा नवंबर से दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 73 नंबर प्रश्न है, भारतीय मुद्राओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है वह तत्व का नाम आप सभी को बताना है। देखिए 73 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि जस्ता की क्या है, कमी है। जस्ता की क्या है, कमी है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 74 नंबर प्रश्न है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। किसका उपयोग किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा लाइम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 75 नंबर प्रश्न है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सा है। तो स्वतः जुताई वाला मिट्टी पूछे या आपसे काली मिट्टी पूछ ले या कपासी मिट्टी पूछ ले, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी काली मिट्टी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हिस्ट्री से है अब, यानी कि 76 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के विषय में किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था। तो देखिए यह जो स्टेटमेंट दिया गया है, ध्यान रखिएगा यह स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि ए को ध्यान रखिएगा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 77 नंबर प्रश्न है, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर, ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन कब हुआ। ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा पहली बार विभाजन ऑप्शन नंबर सी को 1866 में हुआ था, ठीक है। 1866 आप लोग ध्यान रखिएगा। 79 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कहाँ और कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन 1883 राजस्थान में हुआ था, ठीक है। राजस्थान आप लोग ध्यान रखिएगा। 79 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस प्रश्न का, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। देखिए इस
विश्वविद्यालय का निर्माण कराने वाले जो व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा उन व्यक्ति का नाम है स्वामी श्रद्धानंद का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 81 नंबर प्रश्न है, दलित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु किस आंदोलन को आयोजित किया गया था? किस आंदोलन को आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा यह आंदोलन का नाम था यानी कि 81 के लिए वायकम आंदोलन सत्याग्रह, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि वायकम सत्याग्रह का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका डेट पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 1924 से, ठीक है, 1925 आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 82 नंबर, रहनुमाई मजदायन सभा से निम्न में से कौन संबंधित है? कौन संबंधित है यानी कि रहनुमाई मजदायन सभा से, ठीक है, बताइए कौन से संबंधित है? तो यह देखिए इस प्रश्न को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना तो काफ़ी इजी प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी भी शामिल थे, आर.के. कामा भी शामिल थे, एस.एस. बंगाली, यह तीनों लोग शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो देखिए 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 83 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर, ध्यान दीजिए कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कदम्बनी गांगुली ने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित की थी? ध्यान रखिएगा कांग्रेस का जो अधिवेशन था, छठा अधिवेशन 1890 का कलकत्ता में हो रहा था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और कदम्बनी गांगुली ने इसी अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का काम की थी। ऑप्शन नंबर ए होगा 84 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 85 नंबर, किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा? किसने कहा था आप सभी को बताना है। देखिए यह जो कथन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, और देखिए अश्विनी कुमार दत्त का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह कथन अश्विनी कुमार दत्त का है। अगला प्रश्न है 86 नंबर, होम रूल लीग आंदोलन के प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम सचिव कौन थे आप सभी से पूछा गया है। देखिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एनसी केलकर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी को, और भारत में होम रूलिंग आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने चलाया है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 87 नंबर प्रश्न है, मोंटेग्यू घोषणा कब प्रकाशित हुई? तो मोंटेग्यू घोषणा का अगर बात किया गया है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को जुलाई 1818 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, जुलाई 1818 आपके प्रश्न का सही होगा जवाब। ठीक है, 88 नंबर प्रश्न है, गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे आप सभी को बताना है। तो 1908 में गए थे। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 89 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने फिरोज शाह मेहता की तुलना किससे की है? तो देखिए फिरोज शाह मेहता की जो तुलना की है गांधी जी, ध्यान रखिएगा हिमालय से किया है। ठीक है, हिमालय से किया है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 90 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि भारतीय संस्कृति न तो पूरी तरह हिंदू है और न ही इस्लामी और न ही कोई और संस्कृति? यह किसका समन्वय है? किसका समन्वय है आपको बताना है। तो यह कथन गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 91 नंबर प्रश्न है, हंटर आयोग में निम्न में से कौन भारतीय सदस्य नहीं थे, सम्मिलित थे? सम्मिलित थे तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए अंग्रेजों ने एक आयोग का गठन किया, जिसमें भारतीय जो सदस्य थे चिमन लाल सीतलवाड़ भी थे, शहजादा सुल्तान अहमद भी थे, जगत नारायण भी थे। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यह तीनों व्यक्ति शामिल थे। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 92 नंबर प्रश्न है, सरदार उधम सिंह ने लंदन के किकेस्टन हॉल में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कब की थी? तो जनरल डायर की गोली मारकर हत्या आप लोग ध्यान रखिएगा 92 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब 13 मार्च 1940 को किए थे। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन कांग्रेसी के द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे? कौन नहीं थे? तो ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट भी नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे, और बिपिन चंद्र पाल भी नहीं थे। यह तीनों लोग नहीं सहमत नहीं थे। ठीक है, तो उपयुक्त डी दिया गया है। आपके प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त डी होगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए किसने ज़मीन दान में दी थी? देखिए इस आश्रम की स्थापना के लिए खैरुल मियाँ ने ज़मीन में दान दिया था। ज़मीन को दान किसने दिया था? खैरुल मियाँ का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व गुजरात में किसने किया था? गुजरात में किसने किया था?
देखिए गुजरात अगर आपसे पूछा गया है तो आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत और अबुल कलाम आज़ाद। ये दोनों व्यक्ति नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है, ए और बी दोनों। ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब ही ऑप्शन सी होगा। करो बापू के नाम से किसे जाना जाता है? 96 नंबर प्रश्न है, करो बापू के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए करो बापू के नाम से ध्यान रखिएगा गिरिपद चौधरी को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 97 नंबर प्रश्न है, 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था आप सभी को बताना है। देखिए कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था। क्या था? पीला बक्सा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 98 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं पूछा गया है तो अगस्त घोषणा यानी कि मॉन्टेग्यू 1917 से 18 सही है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथिगो 1940 ये भी सही है। प्रत्यक्ष कार्रवाई M.A. जिन्ना 1946 ये भी सही है। नहीं पूछा गया है आपके प्रश्न का सही जवाब अगस्त संकल्प महात्मा गांधी 1940 से संबंधित नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप लोग 1942 ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1942 ध्यान रखिएगा, 40 नहीं। सम्मिलित नहीं पूछा गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा मंदिर प्रवेश दिवस कब मनाया गया था? मंदिर प्रवेश दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा 8 जनवरी 1933 को मनाया गया था। ठीक है, 8 जनवरी 1933। 99 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न और आज के इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया था? तो पहला जो कारखाना लगाया था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को सूरत में लगाया था। ठीक है, सूरत आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो आपका क्लास टेस्ट के जो 100 प्रश्न थे कंप्लीट हो गया। आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए कि आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका यह टेस्ट है कितना स्कोर आप कर पाए हैं। ठीक है, और आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस सेशन को अपने फ्रेंड्सों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि ज्ञान बिंदु GS अकेडमी माननीय रोशनानंद सर के जो बिहार पुलिस के टेस्ट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सॉल्व करना है तो ज़रूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर हम लेकर के आए तो YouTube के द्वारा आपके फ़ोन पर उस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और उस वीडियो को आप लोग आसानी से देख सकें। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।